नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं मुखौटा एक्सपोज। मुखौटा एक्सपोज में हमारे साथ आज चर्चा के लिए आमंत्रित हैं हमारे मेहमान श्री अतुल सेंगर जी, जो शिक्षाविद हैं। अतुल सेंगर जी से हम बंगाल चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे। बंगाल चुनाव के विषय में वह देश के आम नागरिक की हैसियत से क्या सोचते हैं, उन्होंने जो बंगाल चुनाव का निर्णय आया है, जो रिजल्ट आया है, उनके दृष्टिकोण में क्या कहता है पूरा का पूरा बंगाल चुनाव, उनके नज़रिए से किस तरीके से सामने आया है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। अतुल जी, ममता बनर्जी जो कि बंगाल में काफ़ी फायर ब्रांड नेता के रूप में जानी जाती हैं और बंगाल में एक बहुत बड़ा होल्ड है उनका। बंगाल में उनके आने के बाद सीपीएम जैसी पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस जैसी पार्टी खत्म हो गई, उनका अपना एक छत्र राज था। वो बंगाल में ये माना जाता था कि ममता बनर्जी को हराना, ममता बनर्जी को बंगाल से मुख्यमंत्री पद से हटाना काफ़ी बड़ा असंभव काम है, जो शायद किसी भी पार्टी में संभव नहीं है। इन परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी बदलने में कामयाब रही है और हमारे सामने बंगाल चुनाव सामने है। भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हम इस पूरे विषय पे आपका मत जानना चाहेंगे और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे देश में शायद पहली बार इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। लोकतंत्र में 93% वोटिंग परसेंटेज काउंट हुआ है। कई लोगों का कहना है कि ये वोटिंग परसेंटेज इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, ये अकल्पनीय है और परिस्थितियों के हिसाब से भी इतने अधिक वोट किसी भी राज्य में डलना संभव ही नहीं है, ऐसा कई जानकार लोगों का कहना है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? नहीं, जो एक्चुअल में जब SIR बेसिकली जब कराया जा रहा था, इसमें बहुत अच्छी बीजेपी की काफ़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने वहाँ पे रजिस्टर की है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें लेकिन जैसे ही ये चुनाव नतीजे आए तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गए पूरा चुनाव, क्योंकि इसके अगर आंकड़े का जब आप विश्लेषण करते हैं तो फिर आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। जैसे कि हम अगर SIR की बात करें तो SIR कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। ये इलेक्शन कमिश्नर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि टाइम मतलब कुछ समय के बाद में SIR कंडक्ट किया जाना चाहिए देश में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी होती है, बहुत सारे वोटर्स होते हैं कि जो वोटिंग लिस्ट में आ जाते हैं, जो बच्चे रहते हैं और बाद में एडल्ट हो जाते हैं, तो वो उनको भी जोड़ना ज़रूरी होता है। लेकिन जो SIR जो इसके आंकड़े जो निकल के आए वेस्ट बंगाल से, वो ऐसे हैं कि जिस मार्जिन से बीजेपी की अधिकतर सीटों में जीती है, वही मार्जिन उन वोटर्स का है जो वोट नहीं डाल पाए, जिनका फेट जो है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे कुछ लोगों का ये बात ज़रूर है कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारी ये बात है कि बहुत सारे फेक वोटर्स भी, बहुत सारा इमिग्रेशन भी, वो बहुत सारा जो बांग्लादेश से बहुत इलीगल वोटर्स आते हैं वहाँ पर, तो ये SIR वहाँ पर ज़रूरी था। लेकिन जो कुछ लोगों का ऐसा है, कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड हैं, अभी तक जो वोट नहीं डाल पाए, अभी उनका ये डिसाइड नहीं हुआ है कि वो इंडियन वोटर्स हैं या वो नहीं हैं। तो इस केस में अगर वो भविष्य में चल के अगर ये सिद्ध होता है कि वो इंडियन वोटर्स हैं, तो फिर इस चुनाव की पूरी ऑथेंटिसिटी पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें, जैसे अगर आप देखें कि इस बार बीजेपी को वहाँ पर लगभग 45.8% वोट परसेंटेज प्राप्त हुआ है, जो कि पिछली बार से 4.6% अधिक है। और इसमें जिन वोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जो वोट नहीं डाल पाए, जिनका अभी फेट ये डिसाइड नहीं है कि वो इंडियन वोटर्स हैं कि नहीं है, तो वो उनकी संख्या भी 2.7 मिलियन के बराबर है। और जो बीजेपी का विक्ट्री का मार्जिन है वह भी लगभग इतना ही है। तो इससे ये पूरा चुनाव एक बहुत ही कंट्रोवर्सी में आ गया है। और लगभग ऐसी 24 सीट तो ऐसी हैं जहाँ पर कि जो विक्ट्री का मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी का, वह
उतना कम है कि जो नॉन एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी संख्या से भी वह मार्जिन कम है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो वो वोटर्स वोट करते तो चुनाव परिणाम इधर उधर हो सकता था। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्सी का विषय है। दूसरा जो परसेंटेज ऑफ वोट है, लोकतंत्र में ये एक अच्छी बात है कि भाई अधिक से अधिक वोट परसेंटेज होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 100% वोट हो, ऐसी कोई व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी चाहिए कि 100% वोटर वोट करें। लेकिन पोलिंग बूथ पर जाकर 93% वोट होना, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये तो अब कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मतलब अभी तक तो जो चुनाव है उसमें इतना हाई परसेंटेज का वोट तो अभी तक देखा नहीं गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्यों, मतलब इतना हाई परसेंटेज वोटिंग कैसे हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 93% वोट अगर किसी पोलिंग बूथ पे डलते हैं तो जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने वोट डल ही नहीं सकते ना। किसी भी पोलिंग बूथ में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 1 घंटे में मैक्सिमम 55 से 60 वोट डलते हैं 1 घंटे में, और जो अभी वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है उसके हिसाब से 1 घंटे में लगभग 85 वोट की वोटिंग हुई है। और उनका ये कहना है कि 85 वोट का 1 घंटे में वोट किया जाना संभव नहीं है। जो कैलकुलेशन निकलती है वो ये निकलती है कि 85 वोट 1 घंटे में डले हैं। क्या आपका इस विषय में क्या सोचना है? नहीं, मेरा इस विषय में ये सोचना है कि परसेंटेज, इतना हाई परसेंटेज बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब अभी तक तो ऐसा कभी देश में हुआ नहीं कि इतना हाई परसेंटेज वोटिंग हुई हो। लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम है इस पूरे इलेक्शन में वह यही है कि अगर मान लो ये जो वोटर्स हैं जो उसमें वोट नहीं डाल पाए, अब आप कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप बाद में ये डिसाइड हो जाएगा कि वो इंडियन नेशनल हैं तो वो अगले इलेक्शन में वोट डालेंगे। लेकिन अगले इलेक्शन तो एक अलग मैटर है, क्योंकि इस इलेक्शन में तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि कोई भी कोई भी वोटर्स अगर वोट ना कर पाए, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र। मेरा विषय 93% वोट के ऊपर है। जो वोट नहीं डाल पाए, जो लोगों को SIR के माध्यम से सस्पेंसिव वोट की बात कर रहे हैं कि जिनको सस्पेंस रहते हुए कि ये वोटर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ मौजूद है, लेकिन उसके वोट डालने की ऑथेंटिसिटी को चुनाव आयोग ने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उसको हटाया है। आप उन वोटर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे वोटर 2.7 मिलियन के करीब हैं। तो ये बात आप ठीक कह रहे हो कि उनका जब डिसीजन होगा कि नहीं ये तो पात्र थे वोटिंग के और वोटिंग नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव का निर्णय जो आया है वो आप उसको कह रहे हैं कि ये तब को प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर उठ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि 93% जो वोट डले हैं, जो वोटर थे ऑलरेडी, जैसे एक पोलिंग बूथ पे 1200 वोट हैं तो 1200 वोट में से मैक्सिमम वोट्स कास्ट हो गए, डल गए। तो उस विषय में 1200 वोट में से 93% वोट डल गए, मतलब ये एक बड़ा मतलब 1100 से ऊपर एक पोलिंग बूथ पे वोट डाल दिए गए। उस विषय में आपका क्या कहना है? क्योंकि ममता बनर्जी भी कह रही है कि वोटों की एक खुली लूट है और ये हम चुनाव हारे नहीं है, ये चुनाव हमसे छीना गया है। ये एक अलग मुद्दा है। हालांकि ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी ने ही फेक वोटिंग कराई है। पहले भी जब तृणमूल कांग्रेस के टाइम पर भी ऐसी फेक वोटिंग, मतलब काफ़ी बोगस वोटिंग होती थी। लेकिन इस बार चूँकि पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर काफ़ी डिप्लॉय कर दी गई थी, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये फेक वोटिंग होना भी संभव है। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि भारत के चुनाव में ये चीज़ नहीं होती है। ओके, तो अब 9 तारीख को हमारे गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी बंगाल पहुंच रहे हैं, पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, और वो 9 तारीख को सारे विधायक दल की बैठक लेंगे और शायद उसी दिन CM की घोषणा हो जाएगी। तो ये नया परिवेश जो पश्चिम बंगाल का है, ये आपके नज़रिए से नई जो सरकार बनेगी वो पश्चिम बंगाल के लिए कैसी सिद्ध होगी?
नहीं, अच्छी सिद्ध होगी, क्योंकि कुछ परिवर्तन तो आवश्यक है, क्योंकि टीएमसी में भी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले आ रही थी कि बहुत सारा इलीगल, स्पेशली इलीगल इमिग्रेशन जो इंडिया में होता है वो काफ़ी रुकेगा वहाँ पर, और बदलाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी और विकास होगा वेस्ट बंगाल का, जहाँ जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ममता बनर्जी का जो कहना है कि ये चुनाव हम हारे नहीं हैं, ये वोटों की लूट हुई है और चुनाव जो है हमसे एक तरह से सरकार छीनी गई है, ना कि लोकतंत्र के तरीके से हम चुनाव जीता गया है। और जो हमारी मोदी सरकार है उस पर वो सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं, तो उनके आरोपों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, जो डाटा का जो विश्लेषण जो अगर हम करें तो उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं, और अब देखना है कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या इस पे डिसीजन लेता है, क्योंकि जो बेसिकली लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिन लोगों का ये अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि वो इंडियन नेशनल है कि नहीं है, अगर उन्हें किसी भी इंडियन नेशनल को वोटिंग से वंचित रखा जाता है तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब इस पे देखना होगा कि आगे चल के हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेते हैं। मतलब हम इस परिचर्चा से इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में वास्तविक लोकतंत्र की तरफ होना चाहिए, और कोई भी चुनाव जब होता है तो चुनाव आयोग की ये गंभीर जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, और ऐसा चुनाव कराए जिस पे किसी भी प्रकार की प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो। हर एक को लगे कि स्वतंत्र चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ, और हमारा लोकतंत्र हमारे चुनाव आयोग के निर्देशन में, हमारे चुनाव आयोग के नियंत्रण में स्वच्छ चुनाव संपन्न होता है, और भारत जो है पूरे विश्व में एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। इसी के साथ हम अपना अतुल जी जो है ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि अगली ही चर्चा हम किसी अन्य मुद्दे पर शीघ्र ही करेंगे। जय हिंद।